हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, इस यूट्यूब चैनल पर हम एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो नीट 2021 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ने के बाद में आपको उस चैप्टर के पढ़ने की कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका वो एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर कर देगा ये एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले अपन एनिमल फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, और इसमें भी हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है नीट लेवल की, तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और इन क्वेश्चनों में अगर आप अटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उस चैप्टर को अच्छे से क्लियर नहीं किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखकर अपनी प्रिपरेशन की जांच कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में पीडीएफ के लिए बोल सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए, आज हमारी पहली क्लास है। आज हम 20 से 22 क्वेश्चन इसके एनिमल फिजियोलॉजी के रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो थोड़ा लंबा होगा, और डेफिनेटली आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चंस, मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण किनके द्वारा किया जाता है? ट्राई करके देखिए आप, डेफिनेटली आपका उत्तर सही होगा। आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखो, शरीर की क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण तंत्रिका तंत्र तो करती है, और साथ साथ में क्या करती है, अंतःस्रावी तंत्र। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दे सकता था, इसकी जगह दे सकता था हार्मोन। तो जो अंतःस्रावी तंत्र है उसका स्राव क्या होता है, हार्मोन ही होता है, और वो है वही हमारे शरीर का समन्वय और नियंत्रण करने की क्रिया करता है। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कथन दे रखे हैं और इन कथनों के बारे में अपने को चर्चा करनी है, और आप अच्छे से आपको भी पता चल जाएगा कि आपने एनसीईआरटी को कितनी बारीकी से पढ़ा है। इसमें क्या लिख रखा है कि कितने कथन असत्य है। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लिया, कितने कथन असत्य है। तो मैं इसका आंसर बता दूं, इसमें 0 कथन असत्य है। मतलब जो सारे कथन दे रखे हैं वो क्या है, सत्य है। तो देख लेते हैं अपन अभी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। हमने एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़ा है, और वैसे भी हमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जो ग्रंथियां होती हैं इनका स्राव हार्मोन होता है, और ये नलिका विहीन ग्रंथि होती है। जिस प्रकार से बहिस्रावी ग्रंथि होता है उसका स्राव क्या होता है, एंजाइम होता है, और वो क्या होता है कि वो नलिकाओं के माध्यम से स्रावित किया जाता है। जैसे हमारी लार ग्रंथि हो गई, तो लार ग्रंथि में जो एंजाइम आता है एमाइलेज, वो क्या होता है कि हमारे लार के थ्रू मुंह में आता है। उसी प्रकार से जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां तो नलिका विहीन होती है, इनके हार्मोन होते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं। तो ये पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथि का स्राव हार्मोन होता है। अभी हमने डिस्कस किया है कि हार्मोन होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किया जाता है, जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की एकदम कॉपी की हुई लाइन है। अगला है कि हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं। यहाँ ध्यान रखना है कि ये अपोषक रसायन है। यहाँ पे अगर आपको पोषक लिख देता तो फिर ये जो वाला स्टेटमेंट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। लेकिन अब क्या है, ये सही है, जो अंतर कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। मतलब जो हार्मोन की परिभाषा है उसको चेंज कर दिया गया है, और उसको चेंज करके क्या लिखा गया है कि सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन जो अंतर कोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 0, क्योंकि असत्य कथन पूछा है। अगर यहाँ पे सत्य कथन पूछ लेता तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर देते 4 नंबर, और वो उसका आंसर ये हो जाता। लेकिन अब क्या आंसर इसका 0। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाइपोथैलेमस के बारे में कितना कथन असत्य है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको एक चीज़ एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। आपको यहीं पे घुमाएगा कि सत्य है या फिर असत्य है, उसी के अकॉर्डिंग आपको गांठ बांध लेनी है यहाँ पे कि वो सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य कथन पूछ रहा है। चलो इसको पढ़ते हैं और आप भी रीडिंग लगा के पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितने असत्य और कितने सत्य हैं। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इसका आंसर क्या दिया। ये क्वेश्चन अगर आपका सही था तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी दिशा में चल रही है। चलो बात करते हैं पहले स्टेटमेंट के बारे में कि हाइपोथैलेमस प्रोजेनसेफेलॉन का आधार भाग बनाता है। अब देखो यहाँ पर जो प्रोजेनसेफेलॉन है इसका क्या बनाता है, आधार भाग बनाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। मैंने हिंट में भी यहाँ पे डाल दिया, ये डायेनसेफेलॉन जो अग्र मस्तिष्क पश्च होता है उसका आधार भाग होता है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया, और पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया मतलब हमारा एक स्टेटमेंट गलत। उसके बाद में इसमें हार्मोन का स्राव करने वाली न्यूक्लियर तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है। बिल्कुल हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियर तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जो हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को नियंत्रित करती है। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि जो हाइपोथैलेमस होता है उसका नियंत्रण क्या होता है कि जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन का संश्लेषण होता है और श्रवण होता है उस पर नियंत्रण करती है कि कितनी मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए, कितनी मात्रा में उसका संश्लेषण होना चाहिए, वो सब का नियंत्रण कौन करती है, हाइपोथैलेमस करती है। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है कि हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन मोचक और निरोधी प्रकार के होते हैं। डेफिनेटली हार्मोन दो प्रकार के होते हैं हाइपोथैलेमस से स्रावित। एक तो हो गया मोचक हार्मोन, ये क्या करेगा कि किसी भी हार्मोन, मान लीजिए पीयूष ग्रंथि इस द्वारा कोई भी हार्मोन सिक्रेट किया गया, अगर उसका स्राव कम हो रहा है तो उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो उसको मोचित कर दिया। और अगर उसका स्राव अत्यधिक मात्रा में हो रहा है तो फिर उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, मतलब वो है निरोधी कर देगा। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, 0 नहीं सॉरी 1, क्योंकि ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड आ जाएगा। लेकिन अगर वही बात कि यहाँ पे सत्य लिख देते तो हमारा आंसर चेंज क्या हो जाता, फिर क्या होता है, हमारा आंसर होता 4th। अगर सत्य लिख देते तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 4th। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे मैंने हिंट में भी डाल दिया, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस अकॉर्डिंग पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। और मेनली क्या है कि अभी ये यूट्यूब चैनल नया है और हमारा ये पहला ही वीडियो है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे इस पर काफ़ी जुड़ेंगे आपको और भी चीज़ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। या कोई भी चैप्टर में आपको बायोलॉजी से संबंधित दिक्कत है तो आप जो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में या और अलग वीडियो बनाकर उसको अच्छे से समझा दूंगा। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, और आप भी समझने का क्वेश्चन को प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं, कितने कथन सत्य हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कितने कथन सत्य हैं। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें, जिसको बारी बारी से हम रीड करेंगे और फिर उसके बाद में सही आंसर का चयन करेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। देखो ये क्वेश्चन इसलिए बड़े बनाए गए हैं ताकि आपका एक ही क्वेश्चन में एक पूरा पैराग्राफ कवर हो जाए। आप इस क्वेश्चन को 2 बार देखोगे तो डेफिनेटली इस पैराग्राफ से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप गलत नहीं करके आओगे। और अगर आपने इतने बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने की प्रैक्टिस की तो डेफिनेटली आपकी बायोलॉजी पर पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि आप बायोलॉजी के एक एक वर्ड को जान जाओगे कि वो क्या होता है। यहाँ एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने ये किया, क्योंकि आप बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे समझ में नहीं आता कि मैं ये चैप्टर पढूँ या ये चैप्टर पढूँ। लेकिन अगर आप यही 30 मिनट का वीडियो आप देख लेते हो तो आपका डेफिनेटली उस चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक पैराग्राफ की लाइन को यहाँ डाल दिया है। और इसमें कितने सत्य कथन है अब आप चुन के मुझे बताइए। पहला स्टेटमेंट है हाइपोथैलेमस से निकलने वाला
हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को नियंत्रित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन है, ये क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को नियंत्रित करेगा। मतलब उसका अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो उसके संश्लेषण और स्राव को नियंत्रित करेगा। उसके बाद में अगला स्टेटमेंट है, हाइपोथैलेमस से स्रावित सोमेटोस्टेनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी उठा के देखो और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही चेंज करेगा। देखो क्वेश्चंस बनेंगे यहीं से, लेकिन वो आपके शब्दों को घुमा देगा और आपकी पकड़ को देखेगा कि आपकी बायोलॉजी पर कैसी पकड़ है। हो सकता है इस पैराग्राफ से एक छोटा क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन अगर ये ऐसा ही पैराग्राफ आ गया और यही सेम स्टेटमेंट मिल गया तो फिर आप क्या करोगे। आपकी अगर बायोलॉजी पे पकड़ काफ़ी अच्छी है तो फिर आपको किसी भी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोकता है। ठीक है, तो ये प्रेरित नहीं करेगा, मतलब बढ़ाएगा नहीं, कम करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो दो स्टेटमेंट देख लिए, उसमें एक सही है और एक गलत है। फिर अगला स्टेटमेंट है कि हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर हार्मोन तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो, उनसे जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, तंत्रिकाक्ष से होते हुए जो तंत्रिका सिरों हैं उन पर मुक्त कर दिए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। तो तीन स्टेटमेंट देख लिए, तीन स्टेटमेंट में से दो सही है और एक गलत है। फिर उसके बाद में अगला चौथा और पांचवें स्टेटमेंट पे चलते हैं। अब हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि में पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्य का नियमन करते हैं। तो आप यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है उनके कार्यों का नियमन जो हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि अग्र पीयूष ग्रंथि का तंत्रिका नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ये गलत बात हो गई। पश्य पीयूष ग्रंथि होती है, उसका नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आपने उसका डायग्राम देखा होगा, तो डायग्राम में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस प्रकार से कुछ डायग्राम बना हुआ है। उसमें क्या होता है कि जो तंत्रिका सिरे होते हैं, जो पश्य हाइपोथैलेमस होते हैं, उनमें तो तंत्रिका के माध्यम से सीधा कंट्रोल होता है, जबकि यहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो क्या करते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करते हैं। तो इस प्रकार से सत्य कथन पूछे तो कितने सत्य कथन हो गए इसमें, 3। कितने सत्य कथन हो गए, 3। और अगर असत्य पूछते तो क्या हो जाता आंसर, 2। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं और आपका एक पूरा पैराग्राफ को कवर कर दिया इसमें। अगर आप इस क्वेश्चन को भी 2 बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आपका इस पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ हिंट में भी डाल दिया है कि 2 सेकंड वाले कथन में वृद्धि हार्मोन के स्राव को रोकता है, जबकि 5th वाले स्टेटमेंट में क्या होता है, जो पश्य पीयूष ग्रंथि होती है का तंत्रिका नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीयूष ग्रंथि का भाग है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है। आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सही कर देंगे। आपको भी पता है कि एडिनो हाइपोफाइसिस भी पीयूष ग्रंथि का भाग होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस भी पीयूष ग्रंथि का भाग होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों। तो ये दोनों पीयूष ग्रंथि के भाग होते हैं। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, इसमें क्या होता है कि जो ये होता है, ये तो इसको तो क्या बोलते हैं, पश्य पीयूष ग्रंथि। ठीक है, और जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है इसके भी 2 भाग होते हैं। एक तो होता है पार्स डिस्टेलिका और एक पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को भी क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोसा। इतनी चीज़ समझ में हो गई। आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, पार्स डिस्टेलिका व पार्स इंटरमीडिया निम्नलिखित में से किसके भाग होते हैं।
जस्ट अभी हमने बताया कि किसके भाग होते हैं, वो एडिनोहाइपोफाइसिस के, ठीक है। और ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस, पश्च पीयूष ग्रंथि और पार्श नर्वोसा, ये तीनों एक ही हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोहाइपोफाइसिस के भाग बोलेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूरोहाइपोफाइसिस को ही पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पश्च पीयूष ग्रंथि को ही पार्श नर्वोसा कहते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पार्श डिस्टेलिका अग्र पीयूष ग्रंथि कहलाती है। हाँ, इतना सा चीज़ और ध्यान रखना है कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है वो तो क्या होती है, न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है, और जो अग्र पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या होती है, पार्श डिस्टेलिका को ही अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कितने हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। अग्र पीयूष ग्रंथि का नाम आते ही सबसे पहले पार्श डिस्टेलिका नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ अग्र पीयूष ग्रंथि किसका भाग है, एडिनोहाइपोफाइसिस का भाग है। और एडिनोहाइपोफाइसिस होते हैं उनका सीधा जो मतलब जो हाइपोथैलेमस होता है उनसे एक तंत्रिकाओं के द्वारा जुड़ा तंत्रिकाओं के द्वारा नहीं, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित हार्मोन ही इसका नियंत्रित करते हैं कि जो हार्मोन है वो वृद्धि हार्मोन को बढ़ाएंगे, कम करेंगे। उसी प्रकार से तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होते हैं। तो देखो, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ हार्मोन ऐसे दे रखे हों जो पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हो रहे हों। जैसे देखते हैं, वृद्धि हार्मोन बिल्कुल होता है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जिसे जीएच हार्मोन बोलते हैं ये अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन, बिल्कुल प्रोलैक्टिन हार्मोन भी अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच ये भी क्या होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एसीटीएच ये भी अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये भी क्या होता है, अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद में एक और आएगा कि मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच। देखो, जो एमएसएच होता है वो क्या होता है, उसका स्राव पार्श्व इंटरमीडिया करती है। अग्र पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस बिल्कुल अगर यहाँ पे दे रखा होता एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा ही स्रावित होता है, लेकिन मैंने क्या पूछा, अग्र पीयूष ग्रंथि, और अग्र पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, पार्श डिस्टेलिका। यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अग्र पीयूष ग्रंथि पार्श डिस्टेलिका प्लस पार्श इंटरमीडिया, ये पार्श इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होता है, तो ये अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। एलएच हार्मोन भी होता है और एफएसएच हार्मोन भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, हिंट में भी मैंने डाल दिया यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया और आपको इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या फिर गलत है। क्या पश्च पीयूष ग्रंथि या पार्श नर्वोसा या न्यूरोहाइपोफाइसिस किसी भी प्रकार का हार्मोन का संश्लेषण करता है? तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका सीधा नियंत्रण किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है, तंत्रिकीय नियमन होता है। डायरेक्ट हाइपोथैलेमस पश्च पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे आगे देखते हैं, हिंट में देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन का संग्रह व श्रवण करता है। मतलब जो हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित, जो हाइपोथैलेमस, अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन हार्मोन होते हैं वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं, हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होते हैं। लेकिन इसका जो संग्रह है, संश्लेषण तो कहाँ हुआ, हाइपोथैलेमस में, लेकिन जो इसका संग्रह और श्रवण है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, यह तंत्रिकाक्ष के माध्यम से पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दे सकता है घुमाकर,
ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, और आपको पहला ही ऑप्शन दे देगा वो पीयूष ग्रंथि। और आप क्या लगाओगे, पीयूष ग्रंथि। अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि हाइपोथैलेमस तो इसका संश्लेषण करता है, लेकिन इसका श्रवण और जो इसका संग्रह है वो किसके द्वारा किया जाता है, पश्य पीयूष ग्रंथि द्वारा। इतनी चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आपको घुमा देगा। ठीक है, अगर आपने अच्छा से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को घुमा दोगे, वरना क्वेश्चन आपको घुमा देगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य है या गलत हैं। तो यहाँ पर आपको गलत कथनों को छांटना है कि कौन कौन से कथन गलत हैं। आप स्टेटमेंट को रीड कीजिए। रीड कर लिया, आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर है कथन 1। चलो देखते हैं क्या गलती हो गई। अगर आपने सही किया है तो आप डेफिनेटली बायोलॉजी को बायोलॉजी की तरह ही पढ़ते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो मतलब आप और कॉन्फिडेंस में, अगर आपने पढ़कर गलत किया तो आप और कॉन्फिडेंस में, और अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा तो आपको अच्छे से पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे पहला स्टेटमेंट है, इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उसमें क्या दे रखा है कि GH जो ग्रोथ हार्मोन होता है के अतिस्राव से शरीर की सामान्य वृद्धि होती है, जिसे जाइगोटिज्म कहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर सामान्य वृद्धि होती तो किसी प्रकार का डिजीज नहीं होता, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा असामान्य वृद्धि। फिर उसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट है, GH के अल्पस्राव से शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। GH के अल्पस्राव से शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म या बोनापन या वामनता कहते हैं। तो आपके हिसाब से ये स्टेटमेंट में कोई गलती है? कोई भी गलती नहीं है इस स्टेटमेंट में, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, असामान्य वृद्धि होनी चाहिए थी, वो सामान्य थी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो इसमें हमने प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से पहला कथन गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैंने हिंट में भी डाल दिया है कि जो शरीर की है क्या है, असामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10। देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है, आपको घुमा देगा या फिर आप खुद घूम जाओगे। जैसे अपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन का संश्लेषण कहाँ होता है, संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है, जबकि उसका श्रवण और वह संग्रह कहाँ होता है, पश्य पीयूष ग्रंथि में होता है। या फिर आपको ऑप्शन बदल के लिख देगा पार्स नर्वोसा में होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, या न्यूरो हाइपोफाइसिस दे देगा, जो भी देगा ऑप्शन उस हिसाब से आपको घुमा देगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध निर्माण का नियंत्रण निम्न में से कौन से हार्मोन द्वारा होता है। अब देखो आपके यहाँ पर दो ही हार्मोन बचते हैं, वेसोप्रिन तो आएगा नहीं, ना गोनेडोट्रोपिन हार्मोन आएगा, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन आएगा और प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगा। तो आप गांठ बांध लेना कि जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और दुग्ध का निर्माण करती है वो कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और जो दुग्ध का श्रवण करता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, ऑक्सीटोसिन। तो दुग्ध का श्रवण मतलब जब दुग्ध निकलेगा तो वो किस हार्मोन के द्वारा निकलेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा। और अगर दुग्ध का निर्माण पूछा है तो आपको वहाँ पे प्रोलैक्टिन लगाना है। किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट वाला क्वेश्चन है, इसलिए ही एग्जाम में पहुंचा जाता है। चीज़ समझ में आ गई। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन एडिनल वनकूट पर कार्य करता है।
और इसे कोर्टिसोल हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण के लिए प्रेरित करता है। क्या ये कथन सत्य है? आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? अगर सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत है तो कहाँ गलती है आप मुझे बताओ, या आपने अगर सोच लिया है तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत होने भी नहीं वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इतना सब सही है। इसे कोर्टिसोल हार्मोन, देखो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन होता है जो वक्र पर एड्रिनल वल्कुट स्थित होता है, उसके द्वारा स्रावित होता है। और यह किस हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है? तो यह संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो इसमें ये सही क्या होगा? कोर्टिसोल की जगह क्या होगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने यहाँ हिंट में भी डाल दिया है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लिंगी हार्मोन है? डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा, आपको पता होगा, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। देखो लिंगी हार्मोन है LH और FSH, लेकिन इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं वही क्या होता है? LH भी डायरेक्ट दे सकता है, या आपको दे सकता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर आपको FSH भी दे सकता है, या फिर दे सकता है पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, या फिर इंग्लिश में भी दे सकता है कि फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। तो ये कोई भी नाम दे सकता है, तो आपको इस पर कंसंट्रेट करके रखना है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा गया है और कितने स्टेटमेंट सत्य हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कितने स्टेटमेंट सत्य हैं। तो देखो ये पूरा पैराग्राफ आपके LH और FSH के जितने भी प्रश्न बनाता है उसको कवर कर देता है। इसी प्रकार से आप इन प्रश्नों की इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं। आप एक तरफ NCERT का चैप्टर लेके बैठ जाइए और एक बार ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए, जो आपको इस चैप्टर के प्रश्न आंसर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि NCERT में भी यही दे रखा है जो आपको मैंने प्रश्नों के थ्रू बताया है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं उसको करेक्शन कर सभी के सामने बता दूंगा। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। FSH इसका पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन या पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। वह एंड्रोजन नरों में शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। डेफिनेटली सही है कि जो FSH है और एंड्रोजन हार्मोन मिलकर क्या करते हैं? शुक्र जनन की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। मादाओं में FSH हार्मोन पूर्ण विकसित पुट्टिका ग्राफियन पुट्टिका से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफियन पुट्टिका के बचे हुए भाग से कार्पस लूटियम बनाता है। तो जी जनाब, यहाँ पर आंसर आएगा LH न कि FSH। तो जो मादाओं में लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है? पूर्ण विकसित जो ग्राफियन पुट्टिकाएं होती हैं उनको अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करता है और ग्राफियन पुट्टिका के बचे हुए भाग से क्या बनाता है? कार्पस लूटियम बनाता है। और यही एक फ्लो में चलता रहता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। उसके बाद में तीसरा स्टेटमेंट क्या है? FSH हार्मोन मादाओं में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। तो जनाब बिल्कुल सही है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्योंकि पूछा क्या है हमें कि कितने सत्य हैं, तो इसमें 2 कथन सत्य हैं और 1 कथन असत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 त्वचा की वर्णांतता का नियमन निम्न में से किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो जनाब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको अपन और भी लिख सकते हैं MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन, मतलब जो मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों। यही इसका ही नाम है। किसका नाम है? मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन का ही नाम है मेलेनोट्रोपिन। डायरेक्ट ये भी दे सकता है या फिर आपको ये भी दे सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15
देखिए वही प्रश्न है। अब ऑक्सीटोसिन से संबंधित हमने प्रोलैक्टिन से संबंधित पढ़ा था। प्रोलैक्टिन का वर्क क्या होता था कि जो है दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध निर्माण में सहायक है, साथ ही स्तन ग्रंथियों के निर्माण में सहायक है। अब ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसके बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑक्सीटोसिन के बारे में असत्य है? तो ऑक्सीटोसिन के बारे में असत्य कथन क्या है? यह हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य कर उन्हें संकुचित करता है। बिल्कुल, जो प्रेगनेंसी होती है उस समय क्या होता है, जो गर्भाशय की सेल्स होती हैं, तो जो गर्भाशय की सेल्स होती है वही क्या होती है, चिकनी पेशियाँ होती है, और उन्हीं पेशियों को ये क्या करता है, संकुचित करने का कार्य करता है, जिससे क्या होता है, प्रसव होता है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर प्रसव आसानी से नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देता है, जिससे उसमें अंदर हलचल स्टार्ट हो जाती है और उससे क्या होता है, संकुचन और शीतलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चा बाहर आ जाता है। तो ऑक्सीटोसिन उसमें वर्क करता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, मादाओं में प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों को संकुचित करता है। तो अभी मैंने बताया कि इसे प्रेगनेंसी के समय यूज़ किया जाता है और ये इसका वर्क क्या होता है, जो गर्भाशय की पेशियाँ होती हैं उनको संकुचित कर देता है, जिससे बच्चा बाहर की तरफ आ जाता है। फिर तीसरा क्या है, दुग्ध ग्रंथियों के निर्माण को प्रेरित करता है। देखिए यहाँ पे गलती हो गई, दुग्ध निर्माण को प्रेरित नहीं करता है, दुग्ध के स्रावन को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर इतनी सी गलती हो गई, और ऐसे ही आप अगर जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप भी गलती करके आओगे, इसलिए आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर आपका सही हुआ है तो फिर तो किसी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हुआ? इसका सही आंसर हुआ 4th। अब यहाँ ध्यान प्रश्न के अकॉर्डिंग देखना है कि अगर सत्य कथन पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 1st व 2nd, लेकिन अब इसका आंसर सही क्या हो गया, 3rd। मतलब 3rd गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4th। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वक्र की दूरस्थ संवलित नलिका से जल व आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास कम हो? तो इसमें आपको सही आंसर पता है, आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि आप जानते हो कि प्रतिमूत्रल हार्मोन को ही एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और इसी का ही शॉर्ट में नाम क्या है, एडीएच हार्मोन है। तो आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आना चाहिए। बच्चों देखो, आज ये हमारा पहला जो यूट्यूब की क्लास थी। हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप वीडियो को शेयर करोगे और बच्चों को आप जोड़ोगे तो आपको ब्रॉडली एक एक चैप्टर के 2-2 ढाई घंटे की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और साथ में पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। बस आपका काम इतना सा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने सारे साथियों को बता दीजिए कि इस पर ऐसी कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट हुई है। जितने बच्चों को आप जोड़ोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। इसमें कुछ नहीं है, आपका रिवीजन अच्छे से होगा। आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है तो एग्ज़ाम के टाइम पे एक बार आप वीडियो देखिए, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बायोलॉजी से रिलेटेड अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने की गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो चलिए, आपके लिए सेकंड वीडियो भी जल्दी ही आने वाला है। धन्यवाद।